करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का आप लोग ध्यान भी रख रहे होंगे। इस टाइम पे आपको सेफ़ रहना है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक रह गया था उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट बातें अभी और बची हुई हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 4 पॉइंट्स है जो कि बुक में भी लिखे हुए हैं। पहला क्या है, अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गॉगरिन। दूसरा क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। भारत का प्रथम चालक रहित विमान का नाम क्या है? लक्ष्य है। ठीक, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का संचार के क्षेत्र में किस तरह से योगदान है। दूसरा हमने पढ़ा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आईसीटी के क्षेत्र में किस तरह से योगदान है। फिर तीसरा हमने पढ़ा अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी ने अपनी भूमिका निभाई है। और आज का हमारा टॉपिक है कि रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में किस तरह से साइंस और तकनीकी ने अपना योगदान दिया है। सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा संगठन है या एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आप इसको बोल सकते हो, उसका नाम क्या है? DRDO। आपने न्यूज़ में या पेपर में ज़रूर आपने DRDO का नाम सुना होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहली कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। D फॉर डिफेंस, R से क्या स्टैंड करता है? रिसर्च, D से क्या? डेवलपमेंट और O से ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर इसको हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने साइंस के फेयर कॉपी के वाइट पेज पर लिखने हैं पेंसिल से। ठीक है, तो अब DRDO ने ये काम क्या करता है? ये रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देता है। किस तरह से? जो DRDO है ना, मतलब जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बहुत सारी मिसाइल जिसको प्रक्षेपास्त्र बोला जाता है उसका निर्माण करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जो मिसाइल होती है वो 2 प्रकार की होती है। मिसाइलें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है क्रूज़ मिसाइल। तो समझ में आ रहा होगा कि जो मिसाइल्स हैं उसका निर्माण कहाँ किया जाता है? DRDO में किया जाता है। इसके अलावा सेना से संबंधित, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, उससे संबंधित कुछ भी नई चीज़ अगर आ रही है, जैसे कोई न्यू क्राफ्ट आ रहा है या किसी भी तरह से अगर रिसर्च का काम सेना से संबंधित, सैन्य विभाग से संबंधित कुछ भी अगर काम किए जा रहे हैं तो वो काम आपने हमेशा सुना होगा कि DRDO के द्वारा ही किया जाता है। तो मिसाइलें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह की होती हैं, पहला बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज़ मिसाइल। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? उस मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं जिसका पथ अर्धचंद्राकार होता है या सब ऑर्बिटल होता है। सपोज़ करो हमने मिसाइल को यहाँ से इस तरह से छोड़ा और ये अर्धचंद्राकार रूप में यहाँ पे जाके गिर गया, तो इसका जो पाथ है वो क्या है? हाफ सर्कल है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी मिसाइलों को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा है क्रूज़ मिसाइल। तो क्रूज़ मिसाइल हम किसको बोलते हैं? जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक तरह का क्रूज़ मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और ज़मीन से दागा जा सकता है। दागा मतलब उसको ज़मीन से भी छोड़ा जा सकता है, उसको युद्धपोतों से भी और लड़ाकू विमानों से भी छोड़ा जा सकता है। क्रूज़ मिसाइल क्या होती हैं? कम ऊंचाई पर तेज़ी से उड़ान भर सकती हैं और रडार की आंख से बच सकती हैं। मतलब सपोज़ करो ये आपका ज़मीन है, तो जो क्रूज़ मिसाइल होगी वो बहुत तेज़ी से ज़मीन से बहुत ऊपर नहीं, मतलब कुछ ही ऊपर, लेकिन बहुत तेज़ी से ये गति करेंगी और रडार से भी ये बच सकती हैं। रडार क्या करता है? ये मिसाइल को पकड़ने का काम करता है। ये एक इंडिकेशन देता है कि कोई मिसाइल मतलब क्या चीज़ है, जो कि जैसे कि आपने देखा होगा ना कि प्लेन होते हैं, तो जो प्लेन्स होते हैं वो हमेशा रडार के वो कनेक्शन में रहते हैं। मतलब अगर हमको पता करना हो कि कोई भी पर्टिकुलर एक फ़्लाइट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है तो रडार उसके डायरेक्शन हमको बता देता है, या उसको अगर कुछ सूचना भी देनी हो तो वो भी रडार के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये जो क्रूज़ मिसाइलें होती हैं वो रडार की आँख से बच जाती हैं। मतलब मान लो कि अगर हमें पाकिस्तान में कोई मिसाइल को छोड़ना है और वो क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल है, तो वो पाकिस्तान में बिना पाकिस्तान को पता चले कि ब्रह्मोस मिसाइल वहाँ पे पहुँचाई जा सकती है। ठीक है, इस तरह से INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवी शिप।
इंडियन नेवी शिप, मतलब आपने देखा होगा जो इंडियन नेवी होती है उसके पास बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं और वहाँ से क्या होता है, इन मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है और समुद्री क्षेत्र में वो हमारी क्या करती हैं, रखवाली का काम करती हैं। ठीक है, जैसे जो इंडिया है वो इंडिया क्या है, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्री क्षेत्रों में क्या हमारी रक्षा बहुत ज़रूरी है कि नहीं। जैसे मान लो कि अगर मैं इंडिया का नीचे वाला मैप बनाऊँ तो इंडिया का ये नीचे वाला मैप है, इसके अगर आप इधर देखोगे तो मतलब पूर्व की ओर यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अगर मैं बात करूँ इस साइड में तो यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। उसके बाद अगर मैं नीचे के साइड में बात करूँ तो नीचे के साइड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हिंद महासागर है। तो ये सागरीय क्षेत्र में क्या है, निगरानी की कि कोई बाहरी देश ऐसा तो नहीं है कि समुद्र से हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो इंडियन नेवी होती है वो अपना बहुत बड़ा काम करती है, किसके माध्यम से, इंडियन नेवी शिप के माध्यम से। तो बुक में 2 तरह के इंडियन नेवी शिप का नाम दिया हुआ है, INS कोची और INS अरिहंत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट जो पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या किया था, इसमें निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसीलिए भारत के जो मिसाइल मैन है वो किनको बोला जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है। 1998 में हुआ था द्वितीय परमाणु परीक्षण, याद रहेगा आप सभी को। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, तो पहला कब हुआ था, पहला हुआ था 18 मई 1974 को। देश का पहला परमाणु विस्फोट ये भी पोखरण में ही किया गया था और उस टाइम पे PM मतलब हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थी इंदिरा गांधी। और उसका जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था, बुद्ध मुस्कुराया, बुद्धा स्माइल। ठीक है, इसी के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी भूमिका निभाई है, तो बहुत सारे ऐसे न्यूली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसके द्वारा हम रोग का पता लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो ये कोविड-19 है, ये अभी तक RT-PCR और एंटीजन रैपिड टेस्ट के द्वारा इसको पकड़ा जा रहा था, लेकिन अब व्यक्ति क्या है, पॉजिटिव है, मतलब वो कोरोना से ग्रसित है, फिर भी RT-PCR के द्वारा उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। तो उसके लिए अब क्या किया जा रहा है, अब उसका CT स्कैन, जो भी पेशेंट है उस पेशेंट का CT स्कैन करवाया जा रहा है। तो CT स्कैन का फुल फॉर्म बच्चों आपको याद रखना है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। उसके बाद MRI का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है। ठीक है, ये सब बहुत पावरफुल एक तरह से डिवाइसेस हैं जो कि शरीर में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी होने पर तुरंत उसको पकड़ लेती हैं। फिर उसके बाद हीमोडायलिसिस के द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा कृत्रिम रक्त शोधन का काम किया जाता है। जिस भी व्यक्ति की किडनी अर्थात गुर्दे खराब हो जाते हैं उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे कि उसके रक्त के प्यूरिफिकेशन का काम जारी रह सके। एक और पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है, प्रोस्थेसिस। इसका मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल जो बॉडी पार्ट होते हैं उसको प्रोस्थेसिस का नाम दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैंक नामक टीके की खोज की। ये जीका वायरस क्या होते हैं या जीका विषाणु क्या होते हैं, ये जीका विषाणु एक तरह से जो डेंगू होता है ना, डेंगू फीवर, उसी तरह से होते हैं और वही सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन व्यक्ति इसमें लकवाग्रस्त हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा भयानक डिजीज़ इसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ये भी मच्छर के काटने से होता है और इसका टीका इसका टीका इंडिया के द्वारा ही विकसित किया गया। इस टीके का नाम क्या है, जीका बैंक नामक टीके की खोज की। तो आई होप आज के 2 जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, पहला है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, और दूसरा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। ये दोनों ही पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। तो फिर ठीक है, आप इन सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी के फेयर पेज पे, मतलब फेयर कॉपी का वाइट पेज पे लिख लेना। थैंक यू।